एसटीडी बूथ बड़ी कमाल की चीज़ थी उस टाइम पे। जो आजकल आपका 3G 4G डेटा है वो उस टाइम एसटीडी बूथ था। जाओ फोन, आप मानोगे नहीं, पर अगर आपको पूना से मुंबई फ़ोन करना है तो आप ऐसे फ़ोन नहीं कर सकते थे, आपको एसटीडी बूथ जाके करना पड़ता था। ये नहीं कि फ़ोन उठाया कर दिया कहीं भी इंडिया में फ़ोन, ऐसे था ही नहीं। लाइन में लग के एसटीडी में, वो रात को सस्ता होता था, ये सब होता था। तो मेरे को लगा कि मेरा सपना है कि मेरा अपना एसटीडी बूथ हो। मुझे लगा अगर मेरा एसटीडी बूथ हो जाएगा ना, लाइफ सेट हो जाएगी। लोग आएंगे, फ़ोन करेंगे, पैसे देंगे, जब नहीं आएंगे लड़कियों को फ़ोन करो दुकान से। तो इतनी बुरी लाइफ नहीं है वैसे। और अगर मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत करी तो 3-4 एसटीडी बूथ हो जाएंगे, बस फिर तो मैं हो गया, बॉन्ड हो गया। उसके बाद पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा। मुझे पता भी नहीं था कि एसटीडी बूथ इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जिस दिन सेलफोन आए, रोमिंग आया, खत्म हो गई सारी बात। पर मेरा था कि ये करना है। और लोगों ने भी कहा हाँ वैसे अच्छा प्लान है, इसकी 76% आए हैं, इसके लिए ठीक है ये। मैं भी मान गया, प्लानिंग करने लगा। मैं एसटीडी बूथ गया, लोगों को पूछने लगा कैसे होता है भाई, कहाँ से मिलता है ये। पर एक दिन मैं बैठा था तो मुझे लगा यार ये दुनिया ने फैसला कर लिया मेरे बारे में। मैं भी 16 साल का हूँ एंड दुनिया ने फैसला कर लिया कि ये लड़का यही है लाइफ में, ये इसकी औकात है, ये यहीं रहेगा। ऐसा क्यों मैं अपने आप को ऐसे करने दे रहा हूँ? क्यों अपने मन में ही मैं एक बैरियर, एक बंधन डाल रहा हूँ? तो मैंने कहा यार बेटे, अब जो करना है ना तू ही करेगा। आसपास वाले को तेरे में कोई विश्वास नहीं रहा, अब तो करना है तो खुद कर, क्योंकि कोई तेरा अभी चीयर लीडर नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके बहुत चीयर लीडर हो जाते हैं, और कई बार लाइफ में आपका सिर्फ एक ही चीयर लीडर बचता है, वो आप खुद हो। तो मैंने कहा चल यार तू लग, अब थोड़ा पढ़ ले, अब अगर तू नहीं पढ़ेगा तो ख़त्म हो जाएगी बात। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की तैयारी शुरू करी, और फिर मेरा IIT में हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा हाँ वैसे लड़के में कुछ तो था। यार तब तो आपने नहीं कहा अंकल, नहीं बेटे कुछ था तुम में वैसे। हाँ सही बात है। और फिर वहाँ से फिर मैंने और पढ़ाई करी, और फिर मेरी बैंक में जॉब भी लगी। लेकिन तब तक मैं सीख गया था कि दुनिया अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो। दुनिया के साथ रिश्ता बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि आप क्या हो, आपकी क्या पोटेंशियल है, आपकी कितनी मेहनत करने की ताकत है, कितनी आप में सहन शक्ति है फेलियर को बर्दाश्त करने की, डिसअपॉइंटमेंट को बर्दाश्त करने की। किसी को क्या पता? क्या पता? मैं जान सकता हूँ कि आपके अंदर कितनी है दम, और ना आप जान सकते हो। तो मैंने कहा यार ये खुद ही करना है। तो मैंने कहा ठीक है। धीरे धीरे मैं अपने सपनों में विश्वास करने लगा, और फिर मैंने कहा चल यार एक ही ज़िंदगी है, और कोई सपना ट्राई करते हैं। लोगों ने कहा तब अरे ठीक है यार, तुम बैंक में लगे हुए हो, अच्छा खासा तुम्हारी जॉब चल रही है, अब्रॉड में तुम लगे हुए हो, क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा नहीं यार, एक ही लाइफ है, कुछ और सपने देखें, पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि एकदम से आया और एकदम से पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने स्वीकार कर लिया। बहुत कठिन इंडस्ट्री है, बिकॉज कुछ लोग बन पाते हैं, बहुत लोग बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे जो मेरी क्वालिफिकेशंस थी वो मेरे अगेंस्ट गई। उन्होंने कहा आप साहित्य में कैसे आ सकते हो, आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आप कैसे कर सकते हो ये? खैर वो स्ट्रगल पीरियड रहा। फिर उसके बाद आई बुक्स, और कहीं ना कहीं बुक्स आने के बाद मेरे मन में आया कि एक लेखक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता है सोसाइटी में? वो लोगों की सोच बदल सकता है। अलग अलग तरह के राइटर होते हैं। कुछ राइटर्स अवार्ड जीतना चाहते हैं, कुछ लोग अवार्ड जीत के लौटाना चाहते हैं। सबके अपने दिल रहता है। मुझे तो खैर मिला नहीं तो मैं लौटाऊं क्या? तो पर मुझे आप लोगों का प्यार मिला है, वो मैं कभी नहीं लौटाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। सो एनीवे, पर मेरा था कि बदलाव ला सकता है। और उस टाइम पे मुझे याद है जब मैं इंग्लिश की बुक्स लिखता था, उन्होंने कहा आप इंग्लिश की बुक्स लिखते हो, आप इंग्लिश के वर्ल्ड में हो,
हिंदी विंदी ज़्यादा, मेरे पब्लिसिस्ट ने खुद बोला था जी हिंदी विंदी मत बोला करो, आपको लोग इतना फिर सोफिस्टिकेटेड नहीं मानेंगे। यू आर राइट, यू हैव टू बिहेव इन अ वे, यू हैव टू बिहेव लाइक राइटर। अब बिहेव तो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं करा किसी चीज़ में। तो फिर मैं कहा नहीं, पर अगर मेरे को अपने देश को बदलना है तो मेरे को अपने देश की भाषा तक जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने हिंदी को अपनाने के लिए कोशिश की। हिंदी में मुझे लगा फिल्में बेस्ट माध्यम है, क्योंकि फिल्में इलिटरेट आदमी तक भी पहुंच सकती है। तो फिर मैंने फिल्मों की तरफ स्ट्रगल किया, वो एक और पीरियड था। अगेन वहाँ पे इंग्लिश बुक्स लिखने का डिसएडवांटेज था। मैंने कहा यार ठीक है, आप इंग्लिश बुक्स लिखते हो, ये हिंदी फिल्में आप कैसे समझोगे? लड़का लड़की गाने गा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स भी जाके देखते हैं फिल्में, आपको कैसे पता? आप ऐसे चश्मा लगा के आए ये वो। अब मैंने हटवा दिया वैसे, पर खैर वो हुआ। तो ऐसे करते करते जर्नी आज तक यहाँ तक पहुँची है। यही कहूँगा आपको कि मैंने यही सीखा है कि दुनिया की राय ज़रूरी है, लेकिन 100% करेक्ट दुनिया नहीं होती है। थोड़े आपके अंदर की आवाज़ को भी आपको सुनना है। दूसरा ये कि कुछ कुछ नया सोचते रहो, कुछ कुछ जो आपने किया है लाइफ में, ये नहीं कि अब हम यहाँ पहुँच गए जी, अब हम पहुँच गए। वो फीलिंग जिस दिन आ जाती है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आपकी लर्निंग, आपकी सीखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी उम्र के हो, आप 70 साल के भी हो, 80 साल के भी हो, आपको माइंड में हमेशा 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। यार अभी ये भी करता है, क्योंकि उससे एक तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि आप हम्बल रहते हो। कई बार मैंने चीज़ें सिर्फ इसलिए की हैं क्योंकि मैं चाहता नहीं कि लोग मुझे से पहाड़ पे चढ़ाएं, क्योंकि जब आपको लोग पहाड़ पे, जब ये चेतन जी शुरू हो जाता है ना, चेतन जी, मुझे लगता है बेटे अब गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो दिमाग में चले जाता है। हाँ भाई हम तो चेतन जी हैं, मैं वही चेतन हूँ जो एसटीडी बूथ खोलना चाहता था, लेकिन वो क्या अपनी निकल पड़ी, कई बार निकल पड़ती है, पर निकली पड़ी है और उसको बना के रखना चाहता हूँ, बस वही है। और थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। आप सब जो यहाँ आए हैं, जितनी औकात आप लोग अपनी समझते हो ना, उससे ज़्यादा है। 100%। और उसको, अपनी उस आवाज़ को सुनो, जो आपके अंदर एक आवाज़ ज़रूर होती है, यार तू कुछ और भी कर सकता है लाइफ में, तू और बड़ा जा सकता है। उसको सुनो, कभी ना कभी उसको जवाब दो, उस वॉइस को, एंड वहाँ से आगे बढ़ो। यू नो, अपने कल्चर से प्यार करो, लेकिन दूसरों के कल्चर से नफरत मत करो। अपने कल्चर को पहुँचाओ। आज मैं गाड़ी में था तो मैं बोल रहा था, आजकल मराठी कल्चर बहुत हॉट हो गया। जानते हो क्यों? वो बाजीराव मस्तानी की वजह से, है कि नहीं? और वो इसलिए कि अब मराठी पीपल बहुत हम्बल होते हैं, मार्केटिंग में बिलीव नहीं करते। मैं पंजाबी हूँ, हमें तो सिवाय बेचने के कुछ आता नहीं। पंजाबी लोग आपने देखा हर जगह पंजाबी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, पंजाबी फूड, पंजाबी सूट, पंजाबी गाने, क्योंकि बस बेशरम लोग हैं थोड़े से, क्या करें। पर कई बार लाइफ में थोड़ा सा करना पड़ता है। अब बाजीराव मस्तानी की वजह से आप मानोगे नहीं, दिल्ली में मराठा वेडिंग थीम शादियां हो रही हैं कि भाई मराठा स्टाइल में करेंगे। एक अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा कल्चर है और एक बहुत बड़ा कल्चर है। इतने सारे लोग हैं मराठी की, अगर ये जैसे देश होता तो यूरोप का एक बहुत बड़ा देश होता है, द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र। इसको बनाए रखिए और फैलाइए। और ये मराठी फेस्टिवल मैं तो चाहता हूँ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी हो, इंटरनेशनल भी हो, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे भी कितना लोग मराठी से प्यार करते हैं। अगर आप अमेरिका में भी ये फेस्टिवल करोगे तब भी लोग आएंगे, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में
एंड मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इस मंच पे आपने जगह दी, मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं जन्म से मराठी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पाला पोसा तो महाराष्ट्र नहीं है। जो भी मैं बना, जितनी भी सब कुछ अब वापस आके ही हुआ है। और जब मैं आया बैंक छोड़ के तो मैं सीधा यहीं पे आया, क्योंकएक तो दिल्ली में ऑड इवन स्कीम वगैरह ये सब मुझसे नहीं होता। जस्ट जोकिंग, बट नाइस टू बी हियर। एंड अब मैं वार्तालाप करूँगा एंड इन्होंने आई थिंक कुछ क्वेश्चन चुने जो आप ही लोगों से आए हैं, सो आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल एंड थैंक यू सो मच।